ठीक है, ओके फाइन। अभी आपको स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। यस, विजिबल हो रही है। तो हम लोगों ने फंडामेंटल राइट स्टार्ट कर दिए थे, तो हम पहले पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या क्या फीचर्स हैं? फीचर्स तरीके से क्वालिटी होती है कि क्या क्या क्वालिटी है हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर। यस, वॉइस में तो कोई कंसर्न नहीं है किसी को? ठीक है, देखिए अभी फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट। द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग। गारंटीड का मीनिंग क्या होता है कि ये सभी को मिलेंगे। कौन बोल रहा है ऐसा? कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सभी लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। साथ ही साथ ये जस्टिसेबल भी होते हैं। जस्टिसेबल होने का मीनिंग ये होता है कि अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में आके कंप्लेंट कर सकता है। कैसे कैसे हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे वन बाई वन। तो पहला देखिए, some of them are available only to the citizen while other are available to all persons, whether citizen, foreigners or legal persons like corporation or companies। ये क्या चीज़ है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी के सभी हर किसी को नहीं मिले हुए हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो मिले हुए हैं सिटीजन्स को, यानी सबसे ज़्यादा जो राइट्स मिले हुए होंगे वो मिले होंगे सिटीजन्स को, क्योंकि कोई भी सिटीजन जो है वो उस कंट्री का मेन पर्सन यानी परमानेंट मेंबर है, तो सिटीजन को ज़्यादा राइट मिलते हैं। उसके बाद ऑल पर्सन्स, चाहे वो इंडियन है या किसी दूसरी कंट्री का है, उनको भी कुछ राइट मिलते हैं। एंड कुछ होते हैं लीगल पर्सन्स। लीगल पर्सन यानी कंपनीज, जैसे टाटा कंपनी है। सर अब लक्ष्मीकांत ही होगी? हाँ, लक्ष्मीकांत ही होगी। क्यों, इसमें क्या पूछने वाली बात थी? बताएं कुछ। टिल 8 AM, हाँ टिल 8 AM। हाँ जी, क्या पूछने जा रहे हैं पूर्वा, बताइए। चलो कोई नहीं, ठीक है। देखिए आप लोग है ना, पहला फीचर ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं सिटीजन को ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, बाकी पर्सन को कम मिलेंगे, और जो लीगल पर्सन होते हैं लाइक कॉरपोरेशन और कंपनीज, उनको सबसे कम राइट्स दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा देखिए, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। एब्सोल्यूट नहीं होने का मीनिंग क्या होता है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो 100% यूँ कि वो नहीं मिले हुए हैं हर किसी को। मतलब बोल दिया कि राइट टू मूवमेंट है, घूमने का राइट है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कहीं भी आगे कितने भी टाइम पे आप घूम सकते हो, ठीक है। नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, यानी इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, इसे बोलते हैं कि क्वालिफाइड नेचर के होते हैं वो। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम। स्टेट क्या कर सकता है, उनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है। रीजनेबल मतलब कुछ वैलिड रीजन्स के थ्रू उसके ऊपर रोक टोक लगाई जा सकती है। हाउएवर वेदर सच रिस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल और नॉट इज़ टू बी डिसाइडेड बाई द कोर्ट। और जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो सही है या नहीं है, वो कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। कौन डिसाइड करेगा ये सारी चीज़ें? कोर्ट। Thus, they strike a balance between the right of the individual and those of the society as a whole, between individual liberty and social control। और ये जो रोक टोक होती है, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, ये इस बेसिस पे लगाए जाते हैं कि जो सोसाइटी है या इंडिविजुअल है उसके किसी तरीके से कोई राइट हार्म ना हो रहे हो। मतलब आपको घूमने का राइट बोल दिया, तो ऐसा नहीं है कि रात के 3 बजे जाके आप किसी के घर के अंदर घूम रहे हो कि बोले घूमने का राइट है, राइट टू मूवमेंट है, मैं तो यहाँ घूमूंगा। तो उसमें पॉइंट ये है कि सामने वाले के राइट्स हार्म्स ना हो, उसके लिए उसके ऊपर कुछ क्या लगाए गए हैं? बैरियर्स लगाए गए हैं, या फिर आप बोल सकते हो कंट्रोल्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये था सेकेंड। थर्ड है
ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शंस ऑफ द स्टेट। और जितने भी राइट्स दिए गए हैं वो सारे के सारे राइट्स गवर्नमेंट के एकदम से लिए गए डिसीजन के अगेंस्ट होते हैं। यानी गवर्नमेंट पब्लिक के लिए कोई भी रैंडम रूल नहीं बनाएगा। गवर्नमेंट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, ठीक है ना, कंट्री पब्लिक के लिए कोई भी आर्बिट्री एक्शन यानी कोई रैंडम रूल नहीं बनाएंगे। हाउ एवर सम ऑफ देम आर ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल। और कुछ कुछ रूल ऐसे भी हैं जो प्राइवेट पर्सनस के लिए बनाए गए हैं। प्राइवेट पर्सन यानी इंडिविजुअल होता है, स्टेट यानी गवर्नमेंट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि रूल्स जितने भी हैं, फंडामेंटल राइट जितने भी हैं, वो एक तो हमें सेफ्टी दे रहे हैं, प्लस गवर्नमेंट को कोई भी सडन रूल बनाने से रोक रहे हैं। फोर्थ है सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन करेक्टर। सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन करेक्टर का मतलब ये होता है कि कुछ रूल ऐसे हैं जो कुछ काम को करने से रोकते हैं। नेगेटिव मतलब वर्क को होने से रोकना। नेगेटिव का मीनिंग क्या होगा? कोई काम होने से रोकना। दैट इज प्लेस लिमिटेशंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये कुछ लिमिटेशंस लगाते हैं। क्या करेंगे ये कुछ लिमिटेशंस लगाते हैं स्टेट के ऊपर। वाइल अदर आर पॉजिटिव इन नेचर कन्फरिंग सर्टेन प्रिविलेज ऑन द पर्सनस। और कुछ क्या है पॉजिटिव है नेचर में, जो लोगों को कुछ बेनिफिट देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रिविलेज। तो कुछ तो हो गए नेगेटिव, कुछ हो गए पॉजिटिव। नेगेटिव क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। पॉजिटिव क्या करेंगे? कुछ प्रिविलेज देंगे लोगों को। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो गुड। कुछ लोग पूर्वा ने बस पूछा और चले गए। वेरी गुड। इनको लग रहा है ये पॉलिटिक्स खुद ही पढ़ लेंगे, बुक ही तो पढ़ा रहे हैं। ये क्या है ना, साइकोलॉजिकल डिफेक्ट होता है लोगों के अंदर कि बुक ही तो है, हम पढ़ लेंगे। बुक तो पहले से होगी ना, 2-3 साल से पहले से बनी हुई है बुक, तो पढ़ ली होती है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 5th पॉइंट देखिए आप लोग। बुक इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि सारी चीज़ें मालूम पड़ जाए, है ना। बाकी जिनको लग रहा है ना कि हम बुक है हम खुद ही पढ़ लेंगे, तो पढ़ कर देख लें। हालांकि वो पूर्व चले गए पूछने के बाद, बट कोई नहीं। आगे देखिए, दे आर जस्टिसेबल। जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिख लो साइड में। जस्टिसेबल का मतलब ये होता है अगर ये राइट आपको नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है, उस केस में कोर्ट आपको ये प्रोवाइड करेगा। कोर्ट को प्रोवाइड करने का मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा एक बार कि कुछ लोगों ने बोला कि हमें प्रॉपर नींद नहीं आ पा रही क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है सोसाइटी के अंदर। तो उस केस में कोर्ट वहाँ पे क्या करेगा? पीस मेंटेन करने का काम करेगा कि वहाँ पर सोसाइटी में क्या हो, हंगामा ना हो। और यही कारण है कि रात के 10 बजे के बाद स्पीकर्स वगैरह आप चलाना मतलब अलाउ नहीं किए जाते हैं। मैरिज वगैरह होती है ना, तो 10 बजे के बाद रात को आप लाउड स्पीकर का यूज़ नहीं कर सकते हो। इसीलिए उनको बोलते हैं जस्टिसेबल। अगर नहीं मिल रहा है तो कोर्ट में जाइए। जस्टिसेबल का मतलब क्या लिखा हुआ है? अलाउइंग पर्सन टू मूव द कोर्ट फॉर देयर एनफोर्समेंट इफ़ एंड व्हेन दे आर वायलेटेड। अगर कोई भी रूल नहीं, मतलब जो फंडामेंटल राइट है, अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है। 6 देखिए, दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट। डिफेंड और गारंटी दोनों कौन दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट। हालांकि गारंटी तो कॉन्स्टिट्यूशन भी दे रहा है, लेकिन यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिल रहा है तो कौन हेल्प करेगा? सुप्रीम कोर्ट। हैंस द अग्रीव्ड पर्सन। अग्रीव्ड पर्सन मतलब जिसको प्रॉब्लम हो रखी है। अग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, नॉट नेसेसरली बाई वे ऑफ अपील अगेन द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। इसका मीनिंग क्या होता है? हमारी कंट्री में एक प्रोसीजर है कि पहले लोअर कोर्ट में जाइए, फिर उससे हायर कोर्ट में जाइए, फिर हाई कोर्ट में जाइए, और फिर उसके सुप्रीम कोर्ट में जाओ, तब जाके वो सुनेगा। मतलब ये हिराकी है हमारी कंट्री के। किसके लिए? नॉर्मल केसेस के लिए। जबकि अगर कोई फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ केस है तो वो सीधे से कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। उसको बाकी की हिराकी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे बोलते हैं कि अग्रीव्ड पर्सन डायरेक्टली कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। और बाकी जो छोटे मोटे कोर्ट हैं वहाँ पे अपील करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। अगला, दे आर नॉट सैंक्रोसैंक्ट और परमानेंट। सैक्रोसैंक्ट और परमानेंट का मतलब ये होता है कि ये हमेशा नहीं रहेंगे। गवर्नमेंट किसी टाइम पर
कुछ स्पेशल कंडीशंस में इनको बैन कर सकता है या फिर ख़त्म कर सकता है। द पार्लियामेंट कैन कर्टेल और रिपील देम बट ओनली बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पार्लियामेंट इनको कम कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, बट कैसे करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके। इसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, नॉट बाई एन ऑर्डिनरी एक्ट। ऑर्डिनरी एक्ट क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट क्या होते हैं? यहाँ पे उनको पास करवाने का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होता है कि जो पास किया जाएगा वो कितने % मेजॉरिटी के साथ होगा। तो इसमें जो है वो बड़ा प्रोसीजर फॉलो किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, ना कि नॉर्मल एक्ट के थ्रू इनको हटा सकते हैं। और ऐसा हमें कैसे मालूम है? क्योंकि एक हटाया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया है। हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि एक एक्ट है राइट टू प्रॉपर्टी, आप लोगों ने सुना भी होगा। राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया है। वो पहले 6 नंबर का फंडामेंटल राइट था, अभी वो कहाँ पर है? अभी लिखा हुआ है 300A में। अभी क्या है? वो नॉर्मल आर्टिकल है। पहले क्या था? फंडामेंटल राइट था। आगे देखिए, मोर ओवर दिस कैन बी डन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द अमेनेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट इज एक्सप्लेन इन डिटेल इन चैप्टर 11। जब हम लोग चैप्टर 11 पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अमेंडमेंट किए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई फंडामेंटल राइट हटाया जाएगा तो उस पर ध्यान ये रखना है, रिपील करते टाइम या कर्टेल करते टाइम, कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हार्म नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कि राइट टू लिबर्टी दी हुई है हमको, अब ऐसा नहीं है कि राइट टू लिबर्टी को ही हटा दिया जाए। अगर राइट टू लिबर्टी ही हटा दिया तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी जो ऐसे होता है ना लाइफ के लिए ज़िंदगी, ऐसे बोले कि भैया 1 करोड़ रुपये देंगे, लेकिन क्या है तो मर जा, मरने के बाद तो 1 करोड़ देंगे, तो उस 1 करोड़ कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि वो मर चुका है। तो इसे क्या बोलेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर हार्म नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई राइट इस तरीके से मोल्ड किया जाए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही ख़त्म हो जाए, ये हमको ध्यान रखना है। तो बेसिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। अगला है 8th नंबर का फीचर क्या है? दे कैन बी सस्पेंडेड। सस्पेंडेड यानी उन्हें कुछ टाइम के लिए ख़त्म किया जा सकता है स्पेशल कंडीशंस में। ठीक है, ख़त्म करना, सस्पेंड करना, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम इनको सस्पेंड, या फिर कैसे करती है गवर्नमेंट सस्पेंड इनको। They can be suspended during the operation of a national emergency except the rights guaranteed by the Article 2021। कहने का मतलब ये है जब भी कभी नेशनल इमरजेंसी होगी कंट्री के अंदर, तो उस केस में जितने भी हमको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं वो सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंड यानी कुछ टाइम के लिए रोक दिए सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 2021 कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 20 एंड 21 तो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। अब इन आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है अभी इस चैप्टर में आगे आ जाएगा। ठीक है, तो बस ध्यान ही रखना है, आर्टिकल 2021 हमेशा रहेगा, लेकिन उसके अलावा जितने भी राइट हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है। फर्दर द 6 राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन। इसके अलावा बोल रहा है कि आर्टिकल 19 को तभी सस्पेंड किया सकता है जब कंट्री में नेशनल इमरजेंसी हो ऑन द ग्राउंड ऑफ अग्रेशन और वॉर। कंट्री में वॉर चल रही है या फिर कहीं पे सिविल, मतलब कंट्री के अंदर ही 2-3 स्टेटों में फाइट हो गई है, तो उस केस में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर सकते हैं। एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रिबेलियन। बस ये ध्यान रखना, जब भी फाइट जो हो रही है वो दूसरी कंट्री के साथ हो रही है तभी जाके आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा, ना कि कंट्री के अंदर इंटरनल इमरजेंसी यानी इंटरनल फाइट हो रही है उस केस में। फाइट में दूसरी कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर दूसरी कंट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसे सिविल वॉर बोलते हैं। तो सिविल वॉर के केस में आर्टिकल 19 तो सस्पेंड होगा नहीं। ठीक है, और 2021 उससे पहले भी सस्पेंड नहीं हो रखा है, तो 2021 तो होता ही नहीं है। 19 कब होगा? जब किसी दूसरी कंट्री के साथ फाइट हो रही है। ठीक है, और नेशनल इमरजेंसी क्या होती है जो पूरी कंट्री में लगाई जाती है? कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? तो हमने आई थिंक पढ़ा था किसी दिन, 352, 356 और 360, ये 3 आर्टिकल हैं। 352 में नेशनल इमरजेंसी है, 356 में स्टेट इमरजेंसी है और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ठीक है ना, ये 3 तरह की इमरजेंसीज लगती हैं। तो नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है, नहीं आर्टिकल 352 की बात हो रही है। ये भी आएगा आगे भी, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इनको बार बार पढ़ोगे ना तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही याद हो जाएंगे ये। आगे देखिए 9th फीचर क्या है? द स्कोप ऑफ ऑपरेशंस इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A।
सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ ऑपरेशंस या फिर कुछ ट्रीटमेंट किए जाते हैं, ट्रीटमेंट इन सेंस वो मेडिकल वाला ट्रीटमेंट नहीं है, स्टेट के साथ या सिटी के साथ जो स्टेट बिहेवियर होता है कंट्री का, वो आर्टिकल 31A के थ्रू क्या होता है, लिमिट किया जाता है। लिमिट करने का मतलब ये होता है कि किसी स्टेट का एरिया अक्वायर कर लेना है, वापस दे देना, ठीक है। ये सब कुछ किस में आता है, आर्टिकल 31A में आएगा। आर्टिकल 31B वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन इंक्लूड द 9th शेड्यूल। 31B में कुछ ऐसे चीज़ें लिखी हुई हैं जो शेड्यूल 9 को एक तरीके से सपोर्ट करता है। बेसिकली है क्या, शेड्यूल 9 में क्या लिखा हुआ है, शेड्यूल 9 में बेसिकली वो चीज़ें लिखी हुई है, कुछ तो फार्म्स लॉ है और फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर शेड्यूल 9 में डाल दी जाती हैं तो उनके वो जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि कोर्ट उनके बारे में दोबारा से डिस्कस नहीं करेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ये मान के चलते हैं कि जितनी भी चीज़ें 9 शेड्यूल में पड़ी हुई हैं उनके ऊपर नो जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, दोबारा से कोर्ट उनके बारे में नहीं सोचेगा। तो क्या चीज़ें मतलब अभी समझते हो, आर्टिकल 31A, 31B और 31C। 31A में क्या है, एक्विजिशन ऑफ स्टेट और लॉज के बारे में बताता है, किसी स्टेट को कैसे एक्वायर करना है नहीं करना है। एक्वायर करना मतलब लैंड रिफॉर्म्स के बारे में चीज़ें दी हुई है। 31B में क्या दिया हुआ है कि किस तरीके से कोई भी एक्ट या रूल 9th शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं, और 9th शेड्यूल में ऐड करने का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर अब जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। जुडिशियल रिव्यू मतलब कोर्ट को पावर नहीं है कि अब उस एक्ट के बारे में सोचा जाए। 31C में क्या होता है, सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी स्टेट गवर्नमेंट को क्या क्या बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो कि पब्लिक का वेलफेयर करना उनको ज़रूरी है, ठीक है। तो पब्लिक का वेलफेयर जो के लिए रिक्वायरमेंट जो चीज़ें हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और ये 31C में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं स्टेट को कि क्या करना है। तो अभी आपको मार्क कर लेना है 31A, B और C, 3 पार्ट हैं 31 के जो इम्पोर्टेंट है। थर्ड देखिए, नेक्स्ट देखिए और क्या फीचर्स हैं। Their application of members of armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies and analogous services can be restricted or abrogated by the parliament। कहने का मतलब ये होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, चाहे कोई से भी फोर्स के मेंबर हों, ठीक है, उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, ठीक है, वो पार्लियामेंट के थ्रू लगाई, यानी सारे के सारे फंडामेंटल राइट जो है ना इन मेंबर्स को नहीं मिले। मतलब ऐसा नहीं है कि इनको राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, ये अपनी मिलिट्री की इन्फॉर्मेशन पब्लिक को पास ऑन कर दें या फिर किसी दूसरे को बता दें। तो इसका मीनिंग क्या है कि कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं इन सभी ग्रुप के मेंबर्स के ऊपर। अगर इनमें से कोई भी ग्रुप का मेंबर है तो उनको सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे, है ना, क्योंकि उनके ऊपर अलग अलग रूल्स चल रहे होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। 11th क्या बोल रहे हैं, Their application can be restricted while martial law is in force in any area। अगर किसी भी जगह पर मार्शल लॉ लगा हुआ है तो फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। मार्शल लॉ का मीनिंग क्या होता है, मिलिट्री रूल होता है इम्पोज्ड अंडर अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस टू रिस्टोर ऑर्डर। जब कंट्री में या स्टेट में ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो गई हो कि लोगों को पीस मेंटेन करने के लिए आर्मी मतलब गवर्नमेंट को आर्मी भेजनी पड़े, तो उसे हम बोलते हैं मिलिट्री रूल या फिर मार्शल लॉ। इस केस में अगेन सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल पाएंगे। अब सोच के देखो कि कर्फ्यू लगा हुआ है, एक तरीके से मार्शल लॉ का ही पार्ट मान लो। अब इसको कर्फ्यू को भी या फिर आर्टिकल 144 लगा हुआ है और आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास तो राइट टू फ्रीडम है, घूमने जाऊँगा, और आप घूमने गए पूरी फैमिली को लेके, क्या होगा, पुलिस वाले पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे? हाँ जी, वो भी देंगे, है ना। जैसे भी राइट अभी चल रहा है ना, कर्फ्यू, लॉकडाउन तो उस केस में क्या होगा, आपको फंडामेंटल राइट नहीं मिल पाएंगे। इसके अलावा नेशनल इमरजेंसी है तो उस केस में भी ये चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। 12 देखिए, मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली एनफोर्सेबल while few of them can be enforced on the basis of law made for given effect to them. Such a law can be made only by the parliament and not by state legislature so that uniformity throughout the country is maintained। कहने का मतलब क्या है, कुछ रूल तो आपको डायरेक्टली यानी कुछ फंडामेंटल राइट तो सीधे सीधे एनफोर्सेबल होते हैं,
लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए लॉ बनाए गए हैं, और ये लॉ जो बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट के थ्रू बनते हैं, जिससे कि ये पूरी कंट्री के लिए एक जैसे हों। अगर स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है, और पार्लियामेंट कंट्री में एक ही है, इसलिए हर किसी के लिए फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? यूनिफॉर्म रहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे दिया गया है? आर्टिकल 35 में दिया गया है। ये हो गए हमारे फीचर्स। अब हम लोग 1 बाई 1 आर्टिकल 12 से 35 तक के बारे में पढ़ेंगे कि हर आर्टिकल में क्या दिया गया है। तो पहला है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्टेट मतलब यूपी, एमपी, बिहार, ये स्टेट नहीं बोल रहा है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट या फिर कंट्री, उसे बोलते हैं स्टेट, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया। यहाँ पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स में जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जहाँ जहाँ भी स्टेट टर्म यूज़ किया गया है उसका मतलब हमें समझना है। जहाँ भी स्टेट दिया गया है उसका मतलब हमको यहाँ पे समझना है। तो देखिए, द टर्म स्टेट हैज़ बीन यूज्ड इन डिफरेंट प्रोविजंस कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे जो स्टेट टर्म है, ठीक है, हमें सिर्फ उसको डिफाइन करना है, और ये स्टेट टर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके रेफरेंस में? फंडामेंटल राइट के रेफरेंस में हमको डिफाइन करना है कि स्टेट किसे बोलते हैं। हेंस आर्टिकल 12 हैज़ डिफाइन द टर्म फॉर द पर्पज ऑफ पार्ट 3 अकॉर्डिंग टू इट द स्टेट इंक्लूड द फॉलोइंग। तो पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 12 में दिया गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट, यानी आर्टिकल 12 में एक्सप्लेन किया गया है स्टेट को, और जो ये एक्सप्लेन किया गया है स्टेट क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्ट 3 के लिए। तो हमने पढ़ा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितने पार्ट हैं? हाँ जी, बताइए एक बार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितने पार्ट हैं? 22 में से कितने कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं? थर्ड पार्ट की, यानी थर्ड पार्ट में स्टेट का मीनिंग क्या होता है वो यहाँ पे बताया गया है। तो क्या होता है स्टेट का मतलब? देखिए, फर्स्ट, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, ये सभी किस में आते हैं? स्टेट में आते हैं, ये सभी स्टेट है। गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये यूनियन गवर्नमेंट, सब कुछ क्या है? ये स्टेट है। दूसरा, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। तो पहले तो बात कर ली हमने यूनियन गवर्नमेंट, यानी पूरी कंट्री के लिए। तो कंट्री के पार्लियामेंट, कंट्री के ऑफिसर्स, कंट्री का लेजिस्लेचर स्टेट में आता है। दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट, यानी यूपी, एमपी का, उनका गवर्नमेंट और उनका लेजिस्लेचर, ये भी किस में आएगा? स्टेट में आएगा। देन थर्ड, ऑल लोकल अथॉरिटीज़, जितने भी लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, दैट इज़ म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ये सब कुछ किसमें आएंगे? स्टेट में आएंगे। ठीक है, तो इनके लिए भी कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा? स्टेट यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा ऑल अदर अथॉरिटीज़ दैट इज़ स्टैचुरी और नॉन स्टैचुरी अथॉरिटीज़ लाइक LIC, ONGC, सेल, इनको भी हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेट बोलेंगे। इसका मतलब क्या निकलता है कि कुछ कंपनियां वो भी स्टेट हो सकती हैं, ठीक है, कुछ अथॉरिटीज़, म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, ये भी स्टेट हो सकती हैं, एंड गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर और स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, ये भी अपने आप में क्या होते हैं? स्टेट होते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें बच गई वो स्टेट नहीं होंगी। तो इसके अलावा क्या चीज़ बच गई? ठीक है, इसके अलावा जैसे इंडिविजुअल पर्सन, प्राइवेट कंपनीज, आपका स्कूल, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें क्या नहीं मानी जाएगी? ये स्टेट नहीं मानी जाएंगी। ठीक है, तो आगे देखिए, Thus, state has been defined in a wider sense so as to include all its agencies. It is the action of the agencies that can be challenged in the court as violating the fundamental rights. अब इन सभी को स्टेट माना गया है, और ये स्टेट अगर किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है, मतलब जितने भी हमने ऊपर ग्रुप पढ़े ना, ये सारे के सारे ग्रुप में से कोई सा भी ग्रुप अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, वायलेट इन द सेंस पब्लिक को नहीं देता है, तो उस केस में इन सभी ग्रुप्स के ऊपर केस किया जा सकता है, और केस कहाँ पे किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, इवन अ प्राइवेट बॉडी और एन एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ द
स्टेट अंडर आर्टिकल 12। इसके अलावा मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई प्राइवेट बॉडी है, उसको भी अगर वो बड़ा है, काफ़ी लोग उसके अंदर काम करते हैं, तो उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, स्टेट मानेंगे। और अगर वो भी फंडामेंटल राइट नहीं दे रहा है लोगों को, तो उसके ऊपर भी केस किया जा सकता है। बेसिकली यहाँ पे बताया क्या गया है कि कौन कौन से बेसिस पर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर केस कर सकते हैं, या फिर कौन से ग्रुप्स पर केस किया सकता है उसे स्टेट गवर्नमेंट मानते हुए, ठीक है, या फिर स्टेट मानते हुए। ये बात समझ में आ गई सारी की सारी। तो ये डेफिनेशन हो गई। इसमें हमें मालूम पड़ा कि स्टेट का मीनिंग क्या होता है, और ये कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 12 में दिया गया है। आर्टिकल 12 किसका पार्ट है, फंडामेंटल राइट का पार्ट है। अगला ये लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये होता है कि कोई लॉ ऐसा है जो फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, कौन सी बात मानी जाएगी, फंडामेंटल राइट की बात मानी जाएगी, या जो लॉ अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट नहीं है उसकी बात मानी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। ये मार्क कर लीजिए, कोई भी रूल, कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, या फिर उससे डिफरेंट या फिर उल्टा कोई चीज़ बताता है, या फिर उसे कॉन्फ्लिक्ट करता है, तो उस केस में वो राइट क्या होगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी वॉइड हो जाएगा। वॉइड यानी उस राइट को नहीं माना जाएगा। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। आर्टिकल 13 ये बोलता है कि कोई भी लॉ या कोई भी रूल जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा वो वॉइड माना जाएगा। वॉइड यानी नल, जीरो, कैंसिल कर दिया जाएगा उसको। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब कोई रूल बना हुआ है तो उसको दोबारा से सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकता है कि सही है गलत है, और क्योंकि जो रूल बना है वो फंडामेंटल राइट के जैसा है या नहीं है, उसके अगेंस्ट है, कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। इसका मतलब हर बनाए गए रूल को क्रॉस चेक करने की पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। इसे बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। दिस पावर हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 एंड द आर्टिकल 226। अब ये ध्यान रखना है, जुडिशियल रिव्यू की पावर दो के पास होती है, एक तो है हाई कोर्ट, एक है सुप्रीम कोर्ट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की पावर ज़्यादा होती है, वैसे मानते भी है, लेकिन एरिया मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को देखने और समझने की पावर होती है हाई कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन से इश्यूज़ को देखने की पावर है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 32 में, और हाई कोर्ट के पास कौन कौन से इश्यूज़ को देखने की पावर है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 226 में। ठीक है, तो ये दोनों के आर्टिकल ध्यान रखना है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है, और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। दैट कैन डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 26 इन दोनों ही आर्टिकल के थ्रू हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके ख़त्म कर सकता है, कि मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है और इसीलिए उसको हटा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है कि आर्टिकल 32 और 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ को क्या कर सकता है, हटा सकता है। अरे भैया, ये कौन है जो PDF मांग रहा है कि 4 जनवरी को कराया था, कितना अर्जेंट होगा, कोई मर जाएगा अगर नहीं भेजेंगे तो। क्या भी हो, आप ऑनलाइन हो, कोई मैसेज कर रहे हो मेरे को। हाँ जी, क्या अभी आप क्लास में हो? ठीक है, देखिए आप लोग आगे याद हो क्या आगे देखिए, टर्म लॉ। सर, हाँ जी, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब? कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है
इसको अगर नॉर्मल बोले तो विपरीत या फिर उससे प्रतिरोधी हो। प्रतिरोधी मतलब जो सपोर्ट ना करता हो। मान लीजिए लिखा हुआ है कि लोगों को जीने का राइट है, राइट टू लाइफ है, और ये बोल रहा है कि मरना चाहिए सभी को, तो कॉन्ट्रोवेंशन का मतलब होता है कि उससे प्रतिरोध दिखाता हो, उल्टा हो उस चीज़ का। सर प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट नहीं, उल्टा होना चाहिए, अपोजिट। अपोजिट। बस कॉन्ट्रोवेंशन मतलब अपोजिट उसके। ठीक है, तो कोई भी रूल अगर अपोजिट है तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्रोवेंशन। ठीक है, गैर संवैधानिक नहीं गैर संवैधानिक तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोलेंगे इसको, वो तो ऊपर लिखा हुआ है ना, लॉ ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसको गैर संवैधानिक बोलते हैं। जिस लॉ को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से हटा देंगे। कॉन्ट्रोवेंशन मतलब विपरीत उसके, जो उसके अगेंस्ट हो, ओके सर। तो उनको ख़त्म कर दिया गया। नहीं, कुछ कुल मिला के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, द टर्म लॉ इन आर्टिकल 13 हैज़ बीन गिवन अ वाइड connotation so as to include the following। अब होता क्या है, आर्टिकल 13 एक बड़ा रेंज प्रोवाइड करता है। ठीक है, वाइड कॉनोटेशन मतलब, कॉनोटेशन का मीनिंग किसी को मालूम है क्या होता है? हाँ जी, वाइड कनेक्शन। हाँ, मीनिंग समझ सकते हो, वाइड एरिया, या फिर कनोटेशन का मीनिंग होता है अर्थ। अर्थ यानी मीनिंग। ठीक है, कि हमको एक वाइड एरिया फिर वाइड मीनिंग प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 13 हमें वाइड मीनिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है ना? सर हिंदी में व्यापक रूप दिया है। बिल्कुल, तो वाइड एरिया। ठीक है, तो ये वाइड एरिया प्रोवाइड करता है हम लोगों को। क्या है 13 आर्टिकल में, वो देखिए। परमानेंट लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। परमानेंट लॉज का मीनिंग क्या होता है कि वो लॉज जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है। इनेक्ट मतलब चेंज करना। ठीक है, कौन कर सकता है किसी भी परमानेंट लॉ में चेंज? पार्लियामेंट करेगी या फिर स्टेट लेजिस्लेचर करेगी। कौन बता रहा है? ये आर्टिकल 13 बनाता है। अगला है टेम्पोरेरी लॉज लाइक ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, बेसिकली हमको बता रहा है लॉ क्या क्या होता है। तो लॉ, पहली चीज़ लॉ क्या होता है? जो रूल पार्लियामेंट बनाती है उसे लॉ बोलते हैं। दूसरा, लॉ किसे बोलते हैं? जो रूल प्रेसिडेंट बना रहा है। ठीक है, लाइक ऑर्डिनेंस इश्यूज़ करके, या फिर कोई रैंडम उन्होंने कोई चीज़ लिख दी, उसको रूल बना दिया, तो वो सब चीज़ें कौन देख रहा होगा? स्टेट गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव देखेगा, लेकिन उसे हम लोग लॉ मानेंगे। तो बेसिकली अगर शॉर्ट में बोलूँ मैं, तो आर्टिकल 13 हमें बताता है कि व्हाट इज़ लॉ, लॉ क्या क्या होता है। ठीक है, आर्टिकल 13 हमें क्या बताएगा कि लॉ क्या क्या है। तो पहला, पार्लियामेंट के थ्रू बनाया हुआ रूल लॉ कहलाएगा। ऑर्डिनेंस के थ्रू बना हुआ चीज़ लॉ कहलाएगा। अगला है स्टैच्यूटरी इंस्ट्रूमेंट इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन लाइक ऑर्डर, बाई लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस और नोटिफिकेशंस। कोई भी स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्टैच्यूटरी यानी जो परमानेंट होते हैं, यूपीएससी है, एसएससी है, यानी कोई भी ऐसा ग्रुप, कोई भी ऐसी बॉडी या फिर कोई भी ऐसे लोगों का ग्रुप जो परमानेंट है, उन्होंने कोई रूल या रेगुलेशन बनाए हुए हैं, तो उसे हम बोलेंगे स्टैच्यूटरी इंस्ट्रूमेंट। और वो भी किस में आते हैं? लॉ में आते हैं। और यहाँ पे लॉ पढ़ना ज़रूरी क्यों है? लॉ क्या क्या होता है कि जब हमें पहले मालूम पड़ जाएगी वो है क्या, तभी उसमें हम लोग फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं। लॉ क्या है, जब हमें लॉ मालूम पड़ेगा कि क्या है, तभी उसमें हम लोग क्या कर पाएंगे? चेंज कर पाएंगे। ठीक है ना? तो इन सभी के थ्रू जो चीज़ें बनाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? लॉ बोलते हैं। अगला है नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ दैट इज़ कस्टम और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है? कोई ऐसा ग्रुप जो पार्लियामेंट नहीं है। नॉन लेजिस्लेचर सोर्स मतलब जिसको पार्लियामेंट ने नहीं बनाया है, बट वो कस्टम पुराने समय से यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, और वो पुराने समय से यूज़ होते होते आज के टाइम में क्या बन गया है? लॉ बन गया है। तो उसके लिए भी चेंजेस अगर करने हैं तो वो चेंजेस कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि भगवान की प्रेयर करनी है तो चप्पल उतार कर जाना है मंदिर के अंदर। अब ये कहीं लिखा नहीं है, लिखा है कहीं पर? कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि चप्पल उतार के जाना है? नहीं लिखा हुआ है। क्या है ये? हमारा कस्टम है, लेकिन धीमे धीमे क्या बन चुका है? लॉ बन गया है।
तो ये ध्यान रखना है, इन सभी को हम लोग क्या मानेंगे, लॉ मानेंगे। और इन लॉ में अगर कोई चेंजेस करने हैं तो उन लॉ में चेंजेस करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, पार्लियामेंट। कौन करेगा चेंजेस, पार्लियामेंट करेगा। यहाँ तो बात समझ में आई। सर जी सर। हाँ जी बोलिए। यहाँ पर बाय लॉ लिखा है। हाँ, बाय लॉ क्या? बाय लॉ मतलब लॉ के लिए बनाया गया लॉ। जैसे कि मान लीजिए राइट टू एजुकेशन एक लॉ है, एक रूल है। अब इसमें एक दूसरा रूल बनाया गया कि जितनी भी बुक्स होंगी ना वो भी कौन देगा, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। तो मेन रूल क्या था, राइट टू एजुकेशन। उसके सपोर्ट की जो लॉ बनाया गया उसे बोलते हैं बाय लॉ। किसी भी लॉ के लिए उसके हेल्प करने के नेचर से कोई बनाया गया लॉ क्या कहलाएगा, बाय लॉ। ठीक है, तो देखो 12 में हमने क्या पढ़ा था, आर्टिकल 12 में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि स्टेट क्या होता है। आर्टिकल 13 में हमने पढ़ा लॉ क्या होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसे ही पूछेगा वो। आर्टिकल 12 में क्या दिया हुआ था, स्टेट क्या होता है, और आर्टिकल 13 में क्या होता है, क्या है, लॉ क्या होता है। ठीक है, अब देखो, thus not only a legislation but any of the above can be challenged in the court as violating a fundamental right and hence can be declared as a void। तो बोलना चाह रहा है कि कोई सा भी, जो अभी तक अपने ऊपर पढ़ा, ये कोई सा भी लॉ, ये क्या है, सारे सारे लॉ हैं, ये कोई से भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हैं तो उनको वॉइड कर दिया जाएगा। वॉइड मतलब ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोई भी लॉ हमें के ऊपर समझना पड़ा क्योंकि उसमें लिखा होता है कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट अगर कोई लॉ बनता है तो पहले लॉ समझना पड़ेगा, लॉ क्या होता है। तो हमने देख लिया कि ये सब कुछ जो चीज़ें बनाई जाती हैं इन ग्रुप के थ्रू, उसे हम लोग बोलते हैं लॉ। तो ये सारे लॉ क्या माने जाएंगे, वॉइड माने जाएंगे अगर वो किसके अगेंस्ट हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। समझ में आ पा रही है बातें? जी सर। ठीक है, आगे देखिए। Further, Article 13 declares that a constitutional amendment is not a law and hence cannot be challenged. However, the Supreme Court held in Keshwaran Bharti case 1973 that a constitutional amendment can be challenged on the ground that it violated a fundamental right that form a part of the basic structure of the Constitution and hence can be declared as a void। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, मार्क कर लो इसको सभी लोग। क्या चीज़ है ये? देखो, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि हमारी कंट्री में जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है ना, वैसे वैसे वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे भी चेंज करते रहते हैं। तो बोला पहले ये क्या था कि भाई आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग अगर कोई लॉ बनाया गया है और उस लॉ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया है, सुनते हुए जाइएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं वो लॉ नहीं होता है। क्या समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट यानी जो चेंज किया गया है वो लॉ नहीं है। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया चेंज लॉ नहीं है, इसीलिए जो भी चेंज किया जाएगा उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। दोबारा सुनिएगा, क्या बोला जा रहा है कि कोई भी लॉ क्या नहीं होता है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं वो लॉ नहीं होता है, और क्योंकि वो लॉ नहीं है इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में आप उसको चैलेंज नहीं कर पाओगे। इतना क्लियर? और क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाओगे तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करके बनाया गया रूल कभी भी बदल नहीं सकते। ये चलता रहा कुछ समय तक तो कि हाँ भैया अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया तो वो चेंज नहीं होगा। लेकिन 1973 में एक केस हुआ जिसका नाम है केशवानंद भारती केस। बहुत इंपॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि किसी भी लॉ को और किसी भी अमेंडमेंट को, चाहे वो अमेंडमेंट हो चाहे वो लॉ हो, अमेंडमेंट मतलब संविधान में संशोधन हो, चाहे वो संविधान में संशोधन है और चाहे वो कोई लॉ है, दोनों ही चीज़ों को कौन चेक कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि वो ये चेक करेगा कि जो चीज़ बनाई गई है वो कहीं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन या बेसिक स्ट्रक्चर को तो हार्म नहीं कर रहा है, और बेसिक स्ट्रक्चर को अगर हार्म कर रहा है तो वो उसको ख़त्म कर देगा और वॉइड कर देगा। वॉइड यानी वो रूल क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जो भी रूल और रेगुलेशन बनाया गया है उसको डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकता है और वो देख सकता है कि क्या ये बनाया गया रूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं, और अगर ये
बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है तो वो उसको ख़त्म कर देगा। तो कहने वाली बात आपको ध्यान रखनी है, अगर स्टेटमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू ईच एंड एवरी लॉ, पहला। दूसरा स्टेटमेंट आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी रिव्यूड बाय द जुडिशियल रिव्यू, और पूछेगा दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। दूसरे वाले स्टेटमेंट में क्या बोला मैंने कि जुडिशियल रिव्यू किसको नहीं कर सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, तो गलत है। किसी भी तरह का अमेंडमेंट है, कोई भी लॉ है, उसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या बात समझ आई मेरी, मैंने क्या क्या बोला? हाँ जी बताइए एक बार, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्या देखना है, फंडामेंटल राइट एट अ ग्लांस। हम लोग एक एक करके फंडामेंटल राइट को पढ़ेंगे। तो स्नेहलता चौधरी, आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं आज? यस सर, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है तो क्लास का टाइम पहले बात तो 5 AM से है, और दूसरी बात हम यहाँ पे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम। मीडियम क्या है आपका? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। तो पहले हम बता देता हूँ, मैं बाकी लोगों को बता देता हूँ कि अभी हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं बुक से, बुक का नाम है लक्ष्मीकांत। जैसे ही हमारी ये बुक कंप्लीट होगी हम इसके रिवीजन के फॉर्म में, जब हम इसका रिवीजन कराएंगे तो आपको इसके नोट्स लिखवाए भी जाएंगे। अभी मैं बुक में ही हाईलाइट कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। ये हाईलाइट इसलिए क्योंकि आप जल्दी से समझ पाओगे, और मोस्टली हाईलाइट वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो पहले हाईलाइट, देन हम लोग पूरा सिलेबस 2 बार करेंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। हालांकि नो डाउट सेकेंड बार में थोड़ी स्पीड से पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन सिलेबस 2 बार कराया जाएगा। और अभी हम लोग पॉलिटी को बुक से पढ़ रहे हैं। 5 से 8 क्लास होगी, 5 से 6 करंट अफेयर और सी सेट करेंगे हम लोग। वीक में 1 दिन सी सेट और 2 दिन करंट अफेयर, 5 से 6, और उसके बाद 6 to 8, ठीक है, हमारा जीएस की क्लास रहेगी, ठीक है। तो अभी हम लोग फंडामेंटल राइट्स कर रहे हैं, इसमें काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं अभी। हाँ जी सर, आज पीडीएफ बनाएंगे इसका। देखिए पीडीएफ पर फोकस मत करिए, पीडीएफ प्रोवाइड करने का काम नहीं है, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, वो ये बुक ही है और बुक मैं आपको दे चुका हूँ, ग्रुप पे ऑलरेडी ग्रुप बुक पड़ी हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं सर, आज तुम बोले सो हिंदी में मिलेगा, ऐसा बोल रहा सर। अभी तो हिंदी की क्लास ही नहीं है, इंग्लिश की क्लास है ये। हिंदी में हिंदी वाली क्लास में देंगे, हिंदी में भी इंग्लिश, वो हिंदी वाली बुक दी जाएगी, ठीक है सर। हिंदी में पॉलिटी के बारे में बोलेंगे? हाँ बोल ही रहे हैं अभी भी। हिंदी मीडियम में जब होगा तो हिंदी मीडियम में बुक दी हुई है, ऑलरेडी ग्रुप पर है, ठीक है। जिन लोगों ने टेलीग्राम वाला ग्रुप ज्वाइन नहीं किया मैं टेलीग्राम वाले ग्रुप की लिंक दे दूंगा, वहाँ पे सारी की सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, जो दी हुई हैं अभी तक जितनी भी बुक दी गई हैं वो हिंदी और इंग्लिश में दे दी गई हैं, ठीक है थैंक यू सर। ठीक है। देखिए अब ये आपको इनको याद करना है, जैसे भी आप याद कर पाए वैसे आपको याद करना है। पहला है राइट टू इक्वलिटी। तो कहने का मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट्स में पहले जो राइट दिया गया है वो पहला है इक्वलिटी। तो बेसिक समझते हैं इक्वलिटी क्या होता है कि सभी लोग बराबर हैं। हमने तो बोल दिया सभी लोग बराबर हैं, लेकिन कौन कौन से फील्ड में बराबर है, कैसे बराबर है, लंबाई में बराबर है, खाने पीने बराबर है, किस फील्ड में बराबर है ना। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ समझाया हुआ है कि राइट टू इक्वलिटी का मतलब होगा क्या। तो लेकिन उससे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया आर्टिकल 12 में क्या दिया था, स्टेट के बारे में, ठीक है। देखो दोबारा बोल रहा हूँ मैं, आर्टिकल 13 में किसके बारे में दिया हुआ था, लॉ के बारे में दिया हुआ था। अब ये दो तो हो गए, इसके बाद आर्टिकल 14 से लेके 18 तक कितने आर्टिकल हुए, ठीक है, कितने हुए, 14 से 18 कितने हुए, 4। देखो 14, 15, 16, 17, 18 कितने हुए, 5 है ना। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक कुल मिला के 5 हमको जो आर्टिकल हैं वो याद रखने हैं। उनमें किसके बारे में लिखा हुआ होगा, राइट टू इक्वालिटी के बारे में लिखा होगा,
ठीक है, अब कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है वो देखेंगे हम लोग एक एक करके, और ये आपको याद होने चाहिए ऑन योर टिप्स। ठीक है, कितनी बार ही पढ़ो बट आपको याद होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स, तो हर एक फंडामेंटल राइट याद होना चाहिए। कैसे? मैंने बोला आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है, तो आप तुरंत बताओगे क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 14 में। तो देखिए, पहला, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है? सभी लोग नियम यानी लॉज के आगे बराबर हैं और सभी लोगों के लिए एक जैसे रूल्स फॉलो किए जाएंगे। अब इसका बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन हो सकता है, आप बस ऐसे समझिए, चाहे अंबानी है या एक गरीब भिखारी है, दोनों के लिए रूल्स एक जैसे हैं और दोनों में से अगर कोई भी इन रूल्स को वायलेट करता है तो उनको इक्वल पनिशमेंट दी जाएगी ऑफिशियली, है ना? ध्यान रखना, ऑफिशियली दी जाएगी। हालांकि ये हम लोग सभी जानते हैं कि अंबानी को कुछ नहीं होना, गरीब आदमी को जेल हो जाएगी, लेकिन कोर्ट दोनों को बराबर मानता है। ठीक है, कोर्ट उनके लिए दोनों को एक जैसे देखेगा, एक जैसे डील करेगा और उन दोनों के लिए रूल्स एक जैसे होंगे। अब रूल्स कैसे जैसे होंगे? जैसे कि मानो कि एक साइकिल पे कोई चल रहा है इंसान, तो उसके लिए भी बोला गया है कि भाई जिस साइड से रोड पर लेफ्ट हैंड साइड से जाते हैं तो आपको भी साइकिल वही चलानी है, और अगर अंबानी कार पे जा रहा है तो उसको भी उसी तरह से जाना होगा। रेड लाइट आई है तो साइकिल वाले को भी रुकना है और अंबानी को भी रुकना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? इक्वल बिफोर द लॉ का पैदल चल रहा है। नहीं, पैदल वाले के लिए कोई रोक टोक नहीं है। हालांकि रूल तो होते हैं पैदल वाले के लिए भी, लेकिन अब वो रुके, वो अपनी रिस्क पर जा रहा है, ठीक है ना? लेकिन व्हीकल्स के लिए जो रूल है ना उसकी उतारा हुआ है। तो दोनों के लिए रूल्स क्या है? सिमिलर है। हालांकि पैदल वालों के लिए भी वही रूल होते हैं, लेकिन वो लोग मानते नहीं है। ये बड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हैं लोग भाई। नहीं सर, हम तो मानते हैं। मानते हो आप? चलो, अच्छी बात है। हाँ पुनीत, आपकी फर्स्ट क्लास है आज? सर फर्स्ट क्लास है। तो अभी देखो हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करिए, एक दो दिन में समझ में आ जाएगा आपको, है ना, कि कहाँ से क्या चल रहा है। क्योंकि क्लासेस सर मेरी हिंदी वाली है, मैं तो आ गया हूँ। अच्छा, हिंदी वाली है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हिंदी वाली तो कल से स्टार्ट करेंगे, मतलब कल होगी इनकी क्लास। आगे देखो, तो पहला हमको ध्यान हो गया, देखो याद करना है, अभी ही याद कर लोगे बहुत अच्छी बात है। आर्टिकल 14 में क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दूसरा देखिए, आर्टिकल 15 में क्या दिया हुआ है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यानी किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेंगे। कौन कौन से बेसिस पर? कि वो कौन से रिलीजन का है, कौन सी रेस से आता है, कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है, कौन सा उसका सेक्स है, मेल है फीमेल है, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे बॉर्न हुआ है। इन बेसिस पर किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्लियर? इसका मीनिंग क्या निकल के आता है? ध्यान रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत खतरनाक चीज़ है। बोला गया है कि इन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? इनके अलावा जितने भी बेसिस हो सकते हैं उन पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ठीक है, शालिनी आपकी फर्स्ट क्लास है, आप पहले ज्वाइन किया है आपने? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। पहले भी क्लास किया है आपने? जी नहीं सर, मेरा फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम सर। हाँ ठीक है, हिंदी मीडियम वाले तो रिलैक्स रहिए, उनकी कल से क्लास होगी, है ना, कल से स्टार्ट करेंगे उनका। अभी आप यहाँ पे देखिए, ओके सर। ठीक है, बस ये इंग्लिश में बोल रहे हैं, हालांकि मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है, बोल हिंदी में ही रहे हैं अभी भी, लेकिन हिंदी मीडियम क्योंकि तो लिखा भी हिंदी में होगा और बोलेंगे भी हिंदी में। कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी तो इंग्लिश में बताएंगे वहाँ पर आपको। तो अगला देखिए, सेकेंड यानी आर्टिकल 15 क्या बोलता है। तो आर्टिकल 14 तो समझ में आ गया आपको। अगर मान लो कभी कोई आपको किसी होटल पर घुसने से रोक दे तो बोलना भैया आर्टिकल 14 है, इक्वलिटी है सभी के लिए, तो वो आपको जाने देगा। हालांकि ऐसे भिड़ना नहीं है क्योंकि गार्ड ने नहीं पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन, वो भगा देगा आपको, बोले चल भग यहाँ से, है ना, लेकिन आपके पास राइट है बोलने का। दूसरा है किस किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, तो ये याद रखना है। तो पहला है रिलीजन, दूसरा है रेस, दूसरा है कास्ट, देन सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो RRCSP ये 5 है। इन 5 बेसिस पर कोई भी पर्सन या फिर कोई भी ग्रुप या कोई भी इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, लेकिन इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन?
बच्चों के लिए अलग रूल हो सकते हैं, ठीक है। कोई मेंटली सिक पर्सन है उसके लिए अलग रूल हो सकते हैं, ठीक है। कोई ब्लाइंड पर्सन है उसके लिए अलग रूल हो सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडी है उसके लिए अलग रूल हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट क्या मना करती है कि इन 5 बेसिस पर आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, लेकिन इसके अलावा कोई सा डिफरेंस कोई बेसिस है तो उस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। बात समझ में आई। और ये रूल कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 15 में। तो 14 में क्या लिखा हुआ था, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दूसरे में लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेशन किस किस बेसिस पर नहीं होगा। अब आइए 16 नंबर पे, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 16 में। मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर सभी को बराबर माना जाएगा, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर सभी को बराबर माना जाएगा, किसी के भी साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप रिजर्वेशन वाली बातों को मत जोड़िएगा, वो अलग चीज़ है, ठीक है। नॉर्मल सेंस में आप समझिए कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती है वो सभी के लिए क्या है, कॉमन है, एक जैसी है। फिर आर्टिकल 17 क्या बोलता है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। किसी को भी अनटचेबिलिटी को प्रमोट नहीं करना है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म कर चुका है अनटचेबिलिटी को, और ये लिखा हुआ है आर्टिकल 17 में। और अगर किसी ने भी इसको प्रैक्टिस किया, यानी किसी ने भी अपने बिहेव में इसको लेके आए, तो उसको हो जाएगी जेल। कैसे, जैसे आप में से कितने लोग हैं जो एससीज के साथ खाना खाना, बैठना, घूमना फिरना पसंद करते हैं? सर मैं तो मुस्लिम के साथ भी करता हूँ। अरे मुस्लिम अनटचेबल नहीं होते भैया, वो तो अपने जैसे ही है, बिल्कुल यूँ, मतलब हर कोई अपने जैसे ही है होने को, तो ठीक है। अनटचेबल मुस्लिम नहीं आते हैं ना, जो भी सर। हाँ। तो अब मैं दूसरी तरीके से बताता हूँ इसको, इस क्वेश्चन को, कि ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जहाँ पर हम लोग अपने घर में स्वीपर लोगों को हमारे सोफे पे बैठा के चाय पिलाते हैं? कौन कौन है? पहले होता है कौन कौन है जो ऐसा कर सकते हैं या करते हैं, जिनकी फैमिलीज में ऐसा होता है? कोई है? यस सर, हमारे यहाँ। ठीक है, और कोई? यस सर। अच्छा, अभी तो कह रहा पढ़ रहे ना, बोल देते हैं। चलो अब इसका उल्टा पूछ लेते हैं कि किन लोगों के घरों में उनको अपने साथ बैठाकर चाय पानी या नाश्ता कराना नहीं, अलाउ ही नहीं है। चाहे वो भले ही दादा दादी मना करते हो, नाना नानी हो, कोई भी हो, पापा मम्मी मना करते हो, कि इनके घर में होता ही नहीं है ये सब कुछ, कि भैया नहीं, हम लोग तो नहीं, हम तो भैया ब्राह्मण आदमी है, हमें नहीं करना ये वाला काम। या फिर कोई ऐसे बोलता हो कि नहीं नहीं, हम इनको नहीं मानते बराबर, ये तो क्या है, लोअर कास्ट है। हो रहा है कहीं पे ऐसा कुछ? नहीं सर, सब मानते हैं। अरे कुछ तो होंगे। अभी तो ये आप बोल रहे हो यही, क्योंकि सबके सामने ऐसा फील होगा ना। हमारे यहाँ पे यानी इंडिया में अगर अभी बात की जाए तो अनटचेबिलिटी है, हम लोग उनको छूने से, उनके साथ बैठने से बचते हैं। तो ये चीज़ इंडियन गवर्नमेंट बंद कर चुकी है, अबॉलिशन यानी अबॉलिश ख़त्म कर चुकी है। अगर कोई भी इंसान इस तरह का बिहेवियर करता है तो उसको पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है। और ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 17 में। इसीलिए आपने देखा होगा मंदिर में जाने से पहले या फिर किसी भी गवर्नमेंट प्लेस में जाने से पहले किसी का कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। अब अगर कोई कर रहा है तो वो इस क्राइटेरिया में नहीं आता, फिर वो अपने लोकल कस्टम के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि हम इनको अलाउ नहीं करेंगे, इनको अलाउ करेंगे। लेकिन अगर इंडियन बुक के अकॉर्डिंग यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो हमारे यहाँ पे अनटचेबिलिटी को बैन किया गया, यानी बंद कर दिया गया है। और कोई भी ऐसा करता है तो वो अगेंस्ट यानी क्राइम माना जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है। अगला है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड अकेडमिक, यानी ये आर्टिकल 18 में लिखा हुआ है। तो ध्यान दो दोबारा से कि ऐसे कोई भी इंसान अपने नाम के आगे अपने टाइटल्स नहीं ला सकता, जैसे किंग, लॉर्डशिप, हिज हाइनेस, महाराजा, ऐसे नाम नहीं लगाएगा। अब आपने लेकिन नाम सुने होंगे कि महाराजा करण रणजीत सिंह लिखा रहता है, या फिर कोई भी XYZ महाराजा, महारानी, अभी भी हम लोग सुनते हैं ना नाम ऐसे। हाँ जी, होता है कि नहीं होता है? जी सर। लेकिन ध्यान रखना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन टाइटल्स को नहीं मानता है। और टाइटल को नहीं मानना मतलब
पासपोर्ट पर, वोटर आईडी कार्ड पर, राशन कार्ड पर या फिर आधार कार्ड पर ये सारे के सारे टाइटल्स नहीं होंगे। यानी लिखना बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। लिख लोगे तो अलग बात है, फिर क्या होता है क्या नहीं होता वो अलग चीज़ है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इनको परमिट नहीं करती है मोस्टली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है ना। तो किसी भी पासपोर्ट में, वोटर आईडी कार्ड में, राशन कार्ड में इन पे आपको ये टाइटल नहीं मिलेंगे। लेकिन कौन कौन से टाइटल हो सकते हैं जो अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, जैसे कि मिलिट्री में जो टाइटल दिए गए हैं या फिर अकेडमिक में जो टाइटल मिले। मान लो कि कोई डॉक्टर है तो वो लिख सकता है अपने नाम के आगे डॉक्टर, क्योंकि उसने पढ़ाई की है उसकी। कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर लिख सकता है वो। कोई कर्नल है तो कर्नल लिख सकता है, ब्रिगेडियर है ब्रिगेडियर, ठीक है। तो इस तरीके से मिलिट्री के टाइटल्स और अकेडमी टाइटल को लिखा जा सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई भी टाइटल आप अपने नाम के साथ नहीं लगाएंगे। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 18 में। तो हमने अभी तक आंसर कर लिया 14 to 18। क्या पढ़ा? राइट टू इक्वलिटी। कोई पूछता है आर्टिकल 14 से 18 में क्या दिया हुआ है? राइट टू इक्वलिटी। कौन कौन सी इक्वलिटी दी हुई है? तो देखो एक बार दोबारा से, 14 में इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया है। 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई है सभी को। 17 में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 17 में अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स। याद हो रहा है कुछ कुछ? ठीक है, इनको फटाफट आप एक बार लिख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ किसको लिखना है? आर्टिकल लिखो 14 से 18, रफली लिख लो, रफली बस, क्योंकि ये याद करने हैं आप लोगों को, ये बार बार पूछे जाएंगे। तो 14 से 18 फटाफट से आप लिख लीजिए, शॉर्ट में लिख लो, ठीक है, शॉर्ट में लिख लो, बस ऐसे लिखना है जो अपन याद करते टाइम लिखते हैं ना, ऐसे छोटा छोटा जैसे याद करने के पर्पज से वैसे लिखना है। 14, 15, 16, 17, 18। 14 में इक्वलिटी, 15 में डिस्क्रिमिनेशन, कौन कौन सी ग्राउंड पर नहीं होगा। 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटीज। 17 में अनटचेबिलिटी। 18 में टाइटल्स, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ऐसे लिख लो शॉर्ट में। आगे देखिए, अगला है सेकंड जो हमें राइट्स दिए गए हैं। पहला तो हो गया राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम। तो पहले हो गए 14 से 18, तो राइट टू फ्रीडम में है 19 to 22। कितने होंगे? तो 19 होगा, 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा, यानी 4 तरह के फ्रीडम हमको मिलती है, ठीक है। अब ये कौन कौन सी फ्रीडम है देखते हैं हम लोग। तो पहला है प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम, यानी पहले हमें कुल मिला के 6 तरह की फ्रीडम दी गई है। वो देखिए कौन कौन सी फ्रीडम है। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। स्पीच यानी बोलना और एक्सप्रेस करना। असेंबली यानी मीटिंग करना। एसोसिएशन मतलब ग्रुप बनाना। धरने, मूवमेंट करना। रेजिडेंस कहीं भी रहने का राइट। प्रोफेशन कोई भी ऑक्यूपेशन करने का राइट। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई की है बीए की और आप बोलो भैया मैं डॉक्टर का काम करूँगा, है ना। यहाँ पे लिमिटेशंस भी हैं अकॉर्डिंग टू एजुकेशन। अगर किसी पर्टिकुलर टाइप के ऑक्यूपेशन के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइप की क्लासिफिकेशन या फिर रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की, तो वो होनी चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें क्या है ना, एब्सोल्यूट नहीं है। हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। जैसे बोला हुआ है राइट टू असेंबली, तो असेंबली हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बोलो कि चलो भैया बम गोले बारूद लेके चलते हैं, मीटिंग करते हैं, नहीं। तो वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं, ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो पहली चीज़ जो हमें आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम दी गई है, वो फ्रीडम कौन कौन सी है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। यानी कहने वाली बात यह है कि आर्टिकल 19 में हमें कुल मिला के 6 टाइप की फ्रीडम मिलती है। कितने टाइप की? 6 टाइप की फ्रीडम मिलती है, ठीक है, आर्टिकल 19 में। क्योंकि ये आर्टिकल कौन सा है? राइट टू फ्रीडम वाला है, तो हमें इसमें क्या मिल रही होंगी? 6 टाइप की फ्रीडम। अगला देखिए, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कहने का मतलब ये है किसी भी क्राइम या कोई भी ऑफेंस आपने किया है, बियॉन्ड द रूल कोई काम किया है, तो उसमें आपको अपने आप को डिफेंड करने की
राइट होगी, यानी आप लॉयर कर सकते हो, ठीक है, उसके थ्रू आप जो भी अपने लिए लॉयर को डिफेंड करने की राइट है आपके पास, प्रोटेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑफेंस किया और सीधे जेल में डाल दिया गया बिना किसी आपकी बात को सुने, ऐसा नहीं होगा। ये है आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड स्पेशल लिबर्टी। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? हर किसी को राइट टू लाइफ है, अपनी लाइफ को सेव करने का राइट है। अगर किसी को ध्यान है तो हमने ऊपर पढ़ा था कि जो इमरजेंसी का टाइम होता है ना, तो 2 राइट के अलावा बाकी राइट क्या होते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं। वो 2 राइट कौन कौन से थे? 2021 था, किसी को याद है? जी सर। और हमने पढ़ा था कि हाँ, हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ कंडीशंस के अंदर में 19 को भी सस्पेंड कर सकते हैं, है ना। कुछ कंडीशन में 19 को भी सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन जो राइट कभी भी सस्पेंड नहीं होगा वो कौन सा है? 20 और 21। ये राइट कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा? देख लो भाई, पहला क्या है? मान लो अगर आर्टिकल 20 ही सस्पेंड कर दिया, मतलब आपको अपने लिए लॉयर करने का राइट नहीं है, तो फिर किसी को भी इंसान को जेल में डाल सकते हैं, है ना। कल को मोदी जी को पकड़ो और जेल में डाल दो, क्योंकि उनके पास कौन सा राइट नहीं हो। मान लो प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस ना हो, कोई भी रूल आर्बिट्री बनाया जाएगा कि भाई ये वाला रूल ऑफेंड किया है और जेल में डाल दिया, या फिर किसी पर्सन को डाल सकते हैं। तो इसीलिए आर्टिकल 20 हर किसी को अपने लिए प्रोटेक्शन की सेफ्टी प्रोवाइड करता है। यानी लॉ के अकॉर्डिंग लॉयर रखने का राइट होगा और अपने को प्रोटेक्ट करने का राइट होगा, मतलब बात सुनी जाएगी। तो इसलिए आर्टिकल 20 हमें ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। दूसरा 21 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घूमने फिरने की आज़ादी होनी चाहिए और लाइफ की आज़ादी, मतलब ऐसा नहीं कि लाओ तुम्हारी लाइफ में आज छीन लेता हूँ, है ना, तो ऐसा नहीं होगा। तो किसी भी केस में आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते हैं। आर्टिकल 19 कभी कभी सस्पेंड कर सकते हैं, जब सपोज कंट्री के अंदर इंटरनल रिवॉल्यूशन चल रहा हो, इमरजेंसी चल रही हो, तब 19 को सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन 2021 सस्पेंड नहीं होंगे। ये हमने ऊपर ही पढ़ी थी बात। और 2021 में क्या लिखा हुआ है तो ये देखो आप। अब 21 के हमने कुछ पार्ट कर दिए, जिसमें 21 हो गया और 21A। 21A बाद में जोड़ा गया है, इसे हम लोग समझेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर, है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोग पढ़ेंगे अभी इसके बाद। तो उन फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक ही आर्टिकल है, एक तरीके से मान लो, या फिर आप ऐसे मान लो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक चीज़ जोड़ने के बाद यहाँ पे एक नया आर्टिकल जोड़ा गया जिसका नाम है 21A, क्योंकि 21 में ही जोड़ना था लेकिन नंबर नहीं बढ़ाना था नया, इसीलिए हमने उसका नाम दे दिया 21A। ये क्या बोलता है? ये राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ये हर किसी को बेसिक एजुकेशन का राइट है। बेसिक एजुकेशन हम लोग मान सकते हैं 5वीं क्लास तक, 8वीं क्लास तक एलिमेंट्री एजुकेशन, और इसके लिए गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल्स ओपन करेगा, बुक्स प्रोवाइड करेगा, यूनिफॉर्म प्रोवाइड करेगा। तो उसे बोलते हैं राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, कि हर किसी के पास एलिमेंट्री एजुकेशन का राइट होना चाहिए। अगला है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। हर किसी को ये राइट है कि वो अपने को प्रोटेक्ट कर पाए अरेस्ट होने से या डिटेन यानी जेल में डाल देना, बिना किसी केस चलाए जेल में डालना डिटेन कहलाता है। फिर बांध कर रख लेना, हाउस अरेस्ट कर देना, या फिर कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, उसे बोलते हैं डिटेन। तो सर्टेन केसेस में हर किसी के पास राइट होते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है, और डिटेन होने से बचाने के लिए। ये दिया हुआ है आर्टिकल 22 में, ठीक है। तो ये हमारे आर्टिकल हो गए 19 से 22 तक। क्या है ये है राइट ऑफ फ्रीडम, जो हमें फ्रीडम के लिए राइट मिले हुए हैं। एक बार हम रिकॉल करते हैं। पहला आर्टिकल 19 में हमें 6 तरह की लिबर्टी दी गई है या फिर फ्रीडम दी गई है। आर्टिकल 19 में 6 तरह की फ्रीडम। आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ऑफेंस के लिए कन्विक्ट होने से हमें प्रोटेक्शन दी गई है। 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो 20 और 21 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 21 में एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। 21A में क्या दी गई है? एलिमेंट्री एजुकेशन। और 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ पर्टिकुलर केसेस में उसको अरेस्ट होने से बचाने के लिए और डिटेन होने से बचाने के लिए उसको कुछ राइट दिए जाते हैं। तो 2 राइट हमने पढ़ लिए फंडामेंटल राइट के। थर्ड देखिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें 2 ही पार्ट हैं, 2 ही आर्टिकल हैं, 23 एंड 24। तो देखो सबसे पहले हमारे पास 6 थे, फिर 4 हुए, अब क्या 2 हैं, ठीक है, 23 एंड 24। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कोई अगर किसी को दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहा है तो कौन कौन से तरीके से जो अब एक्सप्लॉइट होगा तो उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, फिर ऐसा नहीं कर सकता कौन, ठीक है। तो पहला देखिए
प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। अब ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग मतलब ह्यूमंस की खरीद फरोख्त, खरीदना और बेचना इलीगल है। और फोर्स्ड लेबर जिसे बोलते हैं बंधुआ मजदूर, जैसे कि मान लो किसी के साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया किसी लैंडलॉर्ड ने कि लो 500 रुपये और यहाँ पे साइन करो कि तुम आए थे मेरे बंधुआ मजदूर हो, यानी फोर्स लेबर हो, और तुम्हारे आने वाले बच्चे भी मेरे मजदूर रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, बेचारा 500 रुपये के अंदर वो लाइफ लॉन्ग खुद काम करेगा, उसके आने वाले फ्यूचर जनरेशन भी काम करेंगे। या फिर किसी की मर्जी के बिना उसे काम करवाया जाता है, उसे बोलते हैं फोर्स्ड लेबर। ठीक है, दोनों ही चीज़ें किस में आ जाएंगी, फोर्स्ड लेबर में आ जाएंगी, और जिसको भी बैन कर दिया गया हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, दोनों चीज़ों को बैन किया गया है। और ये आर्टिकल किस में दिया हुआ है, 23 में दिया हुआ है। अगला है आर्टिकल 24 में, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री सीटीसी। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि जैसे कि देखो 14 ईयर से कम के बच्चे हैं तो उनको भी कहीं पे जॉब नहीं करनी चाहिए, फैक्ट्रीज में हार्मफुल वर्क नहीं करना चाहिए ना, जहाँ पे लाइफ की दिक्कत हो, लाइफ का हैजार्ड हो। और यहाँ पे 18 से नीचे वालों के लिए भी कुछ, जो 18 से कम उम्र के हैं उनके लिए भी कुछ रूल बनाए गए हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें, जो प्रोहिबिशन रोकता है एम्प्लॉयमेंट को कि चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट का काम नहीं करेंगे, तो वो किस में आता है, आर्टिकल 24 में आता है। लेकिन फिर आपने देखा होगा कि चाइल्ड आर्टिस्ट, वो टीवी वगैरह में छोटे छोटे से बच्चे काम कर रहे होते हैं, तो कैसे बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन है क्या वो, और मतलब एक तरीके से क्राइम कर रहे हैं कि ये लोग। हाँ जी बताए। हाँ जी, जागे हुए हो कि नहीं। यस सर, जागे हैं। तो बताइए कि टीवी में हम लोग देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, तो उनको क्यों नहीं रोका जा रहा है। भूख मिटाने के लिए। भूख मिटाने के लिए। अरे नहीं यार सर, क्योंकि उनको एजुकेशन मिल रही है और बाकी चीजें भी मिल रही है। हाँ गुड, बिल्कुल। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बच्चे हैं ना जो एम्प्लॉयमेंट ले रहे होते हैं, वो यहाँ पे जो इसमें लिखा हुआ है प्रोहिबिट करने वाले बच्चे, उनको क्या है ना, उनको ना तो एजुकेशन मिल पाती है, ना ही सेफ्टी मिल पाती है, ना ही प्रॉपर फूड मिल पाता है। लेकिन जितने भी हम लोग टीवी वगैरह में देखते हैं, वो बच्चे वो हैं जो फुल टाइम वर्क नहीं कर रहे हैं, वो फुल टाइम काम नहीं करते हैं, उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं, वो एजुकेशन भी ले रहे हैं, वो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी ले रहे हैं, सोशल लाइफ भी उनकी है, प्लस सेफ्टी भी है। ठीक है ना, इस वजह से वो लोग काम कर रहे हैं, है ना, वो पढ़ाई के साथ साथ काम कर रहे हैं, तो ये कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा नहीं, वो हैजार्डियस वर्क भी नहीं है ना जिसमें जान का खतरा हो, ऐसा भी काम नहीं है, इसलिए वो ये वाला काम कर पा रहे हैं। लेकिन फैक्ट्रीज में काम करना जहाँ पे लाइफ का खतरा हो, वहाँ पे आप बच्चों को नहीं ला सकते हो। ठीक है, चाय की दुकानों पर भी बच्चों को रखना की परमिशन नहीं है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 24। अगला है नेक्स्ट फ्रीडम है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन मतलब कोई भी रिलीजन फॉलो करने का राइट। कितने आर्टिकल हैं इसमें, 25, 26, 27, 28, 4। तो याद करो, पहले में 6 थे, फिर 4 थे, फिर 2 थे, फिर अब 4 हो गए ना। ये याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़। अब हर एक आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है, तो पहले बात करते हैं आर्टिकल 25 की। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो इसे बोल सकते हैं कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता, अपने धर्म को पालन करने की स्वतंत्रता, अनुपालन, फैलाना, ठीक है, व्यवहार में लाना, इन सब की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे हिंदू लोग हैं, मंदिर में जाना, संकीर्तन करना, गीता पढ़ना, यज्ञ करना, फिर लोगों को बताना कि भाई हिंदू रिलीजन क्यों अच्छा है, ये सब कुछ क्या है, इसकी फ्रीडम हमको दी गई है। लेकिन दूसरे से ज़बरदस्ती उसका रिलीजन चेंज नहीं करवाना है। तो फ्रीडम क्या दी गई है हमको, हमें कंसाइंस की, मतलब जो अपने अंतर मन के अंदर जो हम लोग रिलीजन फॉलो करते हैं वो फॉलो कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं यानी पालन कर सकते हैं उनका, प्रैक्टिस कर सकते हैं और फैला सकते हैं। मतलब लोगों को बता सकते हैं कि भाई ये भी एक रिलीजन है, चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है। सर हाँ जी, बात मानो तो सर, दो आदमी का शादी हुआ। हाँ सर एक सर हिंदू है, एक सर मुस्लिम है, तो जबरदस्ती सर रिलीजन तो चेंज करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं मत करो,
किसने बोला रिलीजन चेंज करना पड़ेगा? वो तो आप अपनी मर्जी से कर लेते हो, नहीं तो मत करो। क्योंकि मैरिज करना आपका खुद का डिसीजन था, उसके बाद रिलीजन बदलना भी आपका खुद का डिसीजन है। चाहे कहीं भी मैरिज हो, आप चाहो तो अपना रिलीजन बदलो, नहीं चाहो तो मत बदलो। ऐसा कहीं नहीं है कि बदलना ही पड़ेगा। अगला है, ये हो गया। दूसरा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजियस अफेयर्स यानी रिलीजन के रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटी होती है वो करने का आपको राइट है। जैसे कि मान लो गणेश चतुर्थी है, गणेश जी की मूर्ति बनाओ, फिर पानी में डुबो, जैसे क्या बोलते हैं एक तरीके से विसर्जित करना, ठीक है ना। तो ये आपका मैटर, आपका रिलीजियस मैटर है कि आप उसे कैसे मैनेज करते हो, ठीक है। फ्रीडम फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। जैसे आप मंदिर में जाते हो तो प्रसाद चढ़ाते हो, दान देते हो, ऐसे ही हो सकता है कि फ्रीडम आपको ये दी गई है, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, कि धार्मिक चीज़ों पे टैक्स लगता है कभी भी? नहीं सर। है ना, मतलब धार्मिक कामों पे ऊपर टैक्स नहीं लगता है। चाहे कुछ भी करना है, प्रमोशन वगैरह जो भी कुछ करना है, टैक्स नहीं लगेगा। तो ये भी फ्रीडम दी गई है कि इनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगेंगे। तो ये भी एक अच्छी बात है। अगला है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब ये क्या चीज़ है? ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है जो एजुकेशन प्रोवाइड करता है और वो पर्टिकुलर रिलीजन का ही है, तो वहाँ पे उनके रिलीजन को के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं। मतलब हिंदू का है तो हिंदू के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, मुस्लिम का है तो मुस्लिम, सिख, पंजाबी, कुछ भी है। लेकिन ध्यान रखना, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये बात की जा रही है पर्टिकुलर रिलीजन का इंस्टीट्यूशन है, तो गवर्नमेंट के अंदर किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए कोई भी ना तो किसी को प्रोवाइड किया जाएगा बेनिफिट और ना ही किसी का डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या बोलती है कि हर किसी इंस्टीट्यूशन को अपने अपने रिलीजन को प्रमोट करने का राइट है, करिए, बट वही है, इम्पोज नहीं करना है, प्रमोट कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 6, 27, 28, ठीक है ना। अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का मीनिंग अगेन वही है जो आर्टिकल 29, 20, 30 में दिया हुआ है। क्या बोलता है कि हमें अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का, स्क्रिप्ट और कल्चर्स को प्रोटेक्ट करने का राइट है। इसके अलावा अगर कोई माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ यानी जो क्वांटिटी में कम है, तो उनको अपनी अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और जो भी उनका लिटरेचर है उसको बचा के रखने का राइट होगा। जैसे पर्शियन, ऐसे हमारे में पारसी लोग बहुत ही कम है, ठीक है। तो पारसी लोगों को अपनी लैंग्वेज, अपना रिलीजन, उनका स्क्रिप्ट जो भी है उसको प्रोटेक्ट करने का राइट होगा। और साथ ही साथ वो लोग चाहें तो अपने रिलीजन के प्रमोशन के लिए वो लोग इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हैं, तो इस चीज़ का भी राइट है। तो ये सेकंड यही चीज़ लिखी हुई है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल। एजुकेशन देने के लिए ये माइनॉरिटीज़ अपने अलग अलग इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पूरा का पूरा जो हैंडलिंग होगी वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ही करेंगे और इसमें इंटरफियर किसका नहीं होगा? गवर्नमेंट का। लेकिन अगर ये इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट से हेल्प लेते हैं इन टर्म ऑफ मनी, तो उस केस में ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। तो कहने वाली बात सिंपल सी इतनी सी है, अगर कोई ग्रुप या कोई भी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट से हेल्प ले रहा है तब तो वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल है, बिना गवर्नमेंट की हेल्प से चल रहा है, तो वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट कर सकता है। ये बात समझ आ गई? अगला है, हाँ जी, नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये है कि ऊपर या फिर अभी तक जितने भी हमने राइट्स पढ़े, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशनल, मतलब जो भी था, कल्चरल एजुकेशनल राइट, ठीक है ना, राइट टू, जितने भी राइट हमें मिल रहे थे ना लिबर्टी के लिए, फ्रीडम के लिए, उनमें से अगर कोई सा भी राइट नहीं मिल पाता है तो क्या करना है, वो चीज़ लिखा हुआ है आर्टिकल 32 में। ये बोलना चाह रहा है उपचार, रेमेडीज मतलब होता है उपचार। अगर अभी तक दिए हुए राइट में से कोई सा भी राइट नहीं मिल पा रहा है तो करना क्या है, उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है।
तो क्या कर सकते हैं, राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग द रिट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी, को वारंटो। अब ये क्या चीज़ है, ये बोल रहा है कि अगर मान लो कोई सा भी राइट नहीं मिल पा रहा है तो उनको एनफोर्स करवाने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में तब भी जा सकते हो जब इसमें से कोई रिट यानी एक तरीके से होता है ऑर्डर। रिट क्या होता है, एक तरीके से ऑर्डर होता है, ठीक है। ये ऑर्डर अगर जारी किए गए तो इन ऑर्डर को भी पालन करवाने के लिए या फिर इन ऑर्डर्स को रिलीज करवाने के लिए भी आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर मान लो कोई सा भी फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिल पा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इन फॉर्म्स में, इन रिट के फॉर्म्स में ऑर्डर भी निकाल सकता है। दोबारा सुन लो, अगर कोई सा भी फंडामेंटल राइट नहीं मिल पा रहा है तो उन फंडामेंटल राइट्स को दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट इन रिट्स की फॉर्म में, ये जो रिट दी हुई है, इन रिट की फॉर्म में ऑर्डर पास करके उसको वो राइट दिलवाएंगे। इसमें से बहुत फेमस है एक हैबियस कॉर्पस, जो आपने मूवीज वगैरह में कई बार सुना होगा। हैबियस कॉर्पस, किसी को आइडिया है हैबियस कॉर्पस क्या होता है? यस, एनीवन? ठीक है, हैबियस कॉर्पस का मतलब ये होता है कि किसी भी पर्सन को विदाउट रूल और रेगुलेशन के अगर अरेस्ट किया हुआ है और अभी तक उसको कोर्ट में नहीं पहुंचाया गया है एक दिन होने के बाद भी, या फिर किसी इंसान को मालूम है कि उनकी फैमिली के मेम्बरों को पुलिस उठा ले गई है, फिर किसी ने किडनैप कर रखा है, पकड़ रखा है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर देती है पुलिस को कि उस पर्सन को आप कोर्ट के सामने पेश करिए, ठीक है। इसी पेश ही करवाने के ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। आपने अगर मूवी देखी हो दृश्यम, देखिए जी सर। तो उसमें जब आपको सीन याद हो कि जब वो होटल में बैठा हुआ होता है ढाबे के अंदर, अजय देवगन, और दो बूढ़े लोग उसके पास आते हैं, मतलब एक हस्बैंड वाइफ, बूढ़े ओल्ड पर्सन, कि उनके बेटे को पुलिस उठा ले गई है लेकिन अभी तक किसी कोर्ट में पेश नहीं किया, तो वो बोलते हैं हैबियस कॉर्पस लगाओ उसके ऊपर। हैबियस कॉर्पस मतलब कोर्ट इसमें ऑर्डर देती है पुलिस को कि उस इंसान को जिसके लिए लगाया गया उसको सशरीर यानी फिजिकली कहाँ पे पेश करो, कोर्ट में पेश करो। ये किसके लिए होता है हैबियस कॉर्पस? अनलॉफुल डिटेंशन के रिगार्डिंग होता है। अनलॉफुल डिटेंशन मतलब नियम विरुद्ध तरीके से किसी को पकड़ के रखने के अगेंस्ट ये वाला ऑर्डर दिया जाता है हैबियस कॉर्पस। बाकी क्या होते हैं हम लोग पढ़ेंगे रिट में 1 by 1, ठीक है। तो इनमें से हैबियस कॉर्पस थोड़ा ज़्यादा फेमस है, बाकी भी हैं तो इम्पोर्टेंट। तो ये हमारे हो गए फंडामेंटल राइट्स, ये सिंपली हो गए शॉर्ट में। अभी इनके हमको डिटेल में पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। हाँ जी सर, इसमें 31 तो दिया नहीं है, 32 दिया है। हाँ, 31 डिलीट हो गया। अच्छा, मेरी बुक में भी नहीं दिया। अरे मतलब डिलीट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट हो गया, अपनी बुक में से गलती से डिलीट नहीं हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिलीट कर दिया गया है। हमने क्यों सर? क्यों? हमने बताया ना आपको कि एक राइट डिलीट किया गया है, एक फंडामेंटल राइट डिलीट किया गया है। कौन सा डिलीट किया गया था? 31 राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी। हाँ, तो वो हाँ सर कहीं ना कहीं तो लिखा होगा ना, जी। ठीक है। तो कहाँ लिखा था वो लिखा था आर्टिकल 31 में, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता है कि अगर ये हटा दिया गया तो सभी का नंबर शिफ्ट कर देंगे, नहीं, जो हट गया वो हट गया। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल देखेंगे जो गायब होंगे बीच में से, तो उसका मतलब ध्यान रखना वो हट गया है। और ये मैंने आपको बताया भी था ऊपर 31 में लिखा हुआ था राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये क्यों हटाया गया उसकी भी कहानी में सुना देता हूँ आपको। किसी को मालूम है क्यों हटाया गया राइट टू प्रॉपर्टी? ये हट गया है अभी कहाँ लिखा हुआ है राइट टू प्रॉपर्टी? अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, पहली बात आपको ध्यान रखना कि ये फंडामेंटल राइट अब नहीं है। तो किस तरह का राइट है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सिंपल राइट है। और ये लिखा हुआ है अभी 300A में, आर्टिकल नंबर 300A में लिखा हुआ है करेंटली। हम पहुँचेंगे वहाँ तक 300A 300 नंबर पर पहुँचेंगे तो बताएंगे आपको कि क्या लिखा हुआ है इसमें। लेकिन पहले समझ लो कि क्यों हटाया गया। किसी को आइडिया है आप में से क्यों हटाया गया राइट टू प्रॉपर्टी? पहले बता दो, राइट टू प्रॉपर्टी मतलब आपकी ज़मीन है, किसी का भी उसके ऊपर राइट नहीं होगा, इसे बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी।
तो हटा दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी आपकी ज़मीन आपकी नहीं है। पहले तो ये समझाओ मेरे को। सर है, लेकिन सर लीज ले रहा है कुछ तो। अच्छा ठीक है, देखिए अभी सर, अभी सर करंट अफेयर्स में आया था। ओके ओके ठीक है। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी मतलब होता है कि आपकी ज़मीन है, आपकी मर्जी से वो खरीदी और बेची जाएगी। ठीक है। अब देखो दिक्कत क्या थी, जैसे कि आपको मालूम है हमारी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री रही है ना। 1947 जब से हम लोग इंडिपेंडेंट हुए हैं और अभी 2022 आ गया है, अभी तक हम लोग क्या है डेवलपिंग कंट्रीज रहे हैं। ठीक है ना। डेवलपिंग का मतलब क्या होता है, लगातार डेवलपमेंट के काम किए जाएंगे। डेवलपमेंट के काम किए जाएंगे मतलब हाईवेज बनाए जाएंगे, रेलवे ट्रैक बनाए जाएंगे, एयरपोर्ट, पोर्ट, स्टेशंस, डैम्स, ब्रिज, ये सब कुछ बनाया जाएगा। सपोज करके देखो कि ये रोड बिल्कुल सीधी सीधी रोड चल रही थी और बीच में किसी की प्रॉपर्टी आती है, मतलब किसी पर्सन की कोई प्रॉपर्टी है, खेत वेत मान लो। अब गवर्नमेंट के लिए बेनिफिट क्या रहेगा कि भाई सीधी सीधी रोड बना दी जाए, है ना, उसकी प्रॉपर्टी में से होते हुए। तो ये रोड है, रोड बन जाए इससे तो बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर मान लो कि ये बंदा बोले कि नहीं भैया नहीं, ये मेरी ज़मीन है, यहाँ से रोड नहीं बनेगी, आप घुमा के लेके जाओ रोड को यूँ करके। अब इसे दिक्कत क्या है, मान लो ये जो उसकी ज़मीन थी वो मान लो 100 मीटर की थी, कुल मिला के 100 मीटर की लेंथ उसमें कवर कर रही थी, लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। लेकिन जब अभी घुमा की रोड बनाई गई ना, तो घुमाने की वजह से कम 1 किलोमीटर की रोड बनानी पड़ी हो एक्स्ट्रा। 100 मीटर की कंपेयर में कितना बनाना पड़ा, 1 किलोमीटर। और साथ ही साथ आप ये समझो कि रोड जब अचानक से टर्न करती है तो एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और प्लस जो पहले 100 मीटर था अभी 900 मीटर बढ़ चुका है, तो 900 मीटर बढ़ने की वजह से फ्यूल भी ज़्यादा खाएगा गाड़ी। पुराने ज़माने में क्या था, जिसके भी खेत बीच में आ रहे थे वो हटता ही नहीं था, बोले नहीं मैं तो प्रॉपर्टी दूंगा ही नहीं, मेरी ज़मीन ही है। तो गवर्नमेंट बड़ा परेशान, कहीं पर भी कुछ भी करने जाए रोड ज़मीन नहीं दे रहे लोग अपनी, बोले नहीं देंगे हम तो ज़मीन। तो इससे क्या हो रहा था, कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्या करा जाए, तो उन्होंने सीधे सीधे राइट टू प्रॉपर्टी ख़त्म ही कर दिया, बोले कोई राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, सारी ज़मीन किसी ज़मीन होगी, गवर्नमेंट की ज़मीन होगी। अब जब हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते तो उस पर गवर्नमेंट के स्टाम्प पेपर पर लिखा होता है कि ये ज़मीन हमारी है कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसमें ये भी लिखा रहता है कि गवर्नमेंट चाहे तो इसको ले सकती है। ठीक है, डेवलपमेंट करने के लिए है, पब्लिक वेलफेयर के केस में। इसका मतलब हमारी ज़मीन हमारी तो है, लेकिन इतनी भी हमारी नहीं है कि हमेशा हमारी ही रहे। फाइन। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फ्री में ले लेगी गवर्नमेंट, फ्री में नहीं, पैसा तो देगी, कंपनसेशन हमको मिलेगा। इस कंपनसेशन की भी कहानी है लंबी सी कि कितना कंपनसेशन दिया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लेती है तो रुपए आपको देगी। ठीक है। और क्योंकि पहले ऐसा नहीं हो पा रहा था, लोग अपनी प्रॉपर्टी देते ही नहीं थे, डेवलपमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, दैट्स वाई इस रूल को हटाया गया। और जिस भी आर्टिकल को हटा दिया जाएगा वो ब्लैंक होगा, वो कहीं मिलेगा नहीं आपको, है ना, इंडियन वो मिसिंग होगा नंबर। तो मिसिंग होने पर ये मत समझना कि वो गलती से मिस टाइप हो गया है, उसका मतलब सिंपल सा है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हटा ही दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे 30 के बाद डायरेक्टली क्या है 32 है। क्लियर हो गई बात? जी सर। सर हाँ जी बताएं। सर आप आर्टिकल 20 एक बार रिपीट कर देंगे? आर्टिकल में लास्ट हो गई थी तो 20 ओनली 20 देखिए यहाँ पे, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। कन्विक्शन का मतलब होता है कि किसी को अपराधी घोषित कर देना, कन्विक्ट कर देना, ठीक है ना। और ऑफेंस यानी कोई अनलॉफुल एक्टिविटी की हुई है। तो हमारे यहाँ पे किसी ने भी अगर अनलॉफुल एक्टिविटी की हुई है तो उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने का राइट है, मतलब अपराधी घोषित होने से बचने का राइट है। कैसे? लॉयर कर लेगा, ठीक है, लॉयर डील करेगा उस केस को। ऐसा नहीं है कि बिना किसी लॉयर के जेल में डाल दिया जाएगा, उसको लॉयर रखने का राइट है। अगर मान लो बहुत पुअर है, लॉयर रख ही नहीं सकता, तो गवर्नमेंट उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लॉयर देगी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, कि कोई भी डायरेक्टली कन्विक्ट नहीं कर सकता, अपराधी घोषित नहीं कर सकता। पहले बताया जाएगा कि कौन सा अपराध किया हुआ है, फिर कोर्ट में जाएगा, केस ट्रायल होगा, पूरा जजमेंट मतलब देखा जाएगा, प्लस प्रो एंड कॉन्स, उसके बाद उसको डिक्लेयर करेंगे कि हाँ ये गिल्टी है या नहीं है। तो इसे बोलते हैं प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फ्रॉम ऑफेंसेस फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, अभी समझ में आ गई बात? ओके सर। ठीक है, गुड। तो अब करना क्या है, क्योंकि फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सारे याद करने हैं, और एक दिन का गैप आपको मिल ही रहा है, तो आप आई थिंक सभी याद कर ही लोगे इन सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को।
ठीक है, फिर आगे हम लोग डिफरेंस समझेंगे कि कौन कौन से राइट्स हैं जो सिटीजन्स को मिलते हैं और कौन कौन से राइट्स हैं सिटीजन के अलावा जो लोग होते हैं, नॉर्मल पीपल जो हमारी कंट्री में रह रहे होते हैं, फॉरेनर वगैरह हैं, उनको कौन कौन से राइट्स मिलेंगे। तो ये वाला टॉपिक मतलब यहाँ के आगे हम लोग फर्दर आगे वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे, अभी इतना ही है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखो आप, हमारे लिए बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को लग रहा है कि हम बुक खुद ही पढ़ लेंगे तो इतनी आसान नहीं है ये बुक कि अगर आप खुद ही पढ़ लो। और बुक से इसलिए पढ़ा रहे हैं, हाँ एक मिनट बस मैं खत्म होता हूँ, बुक से इसलिए पढ़ा रहे हैं कि कोई भी नोट्स है वो इसी बुक से बनाया गया है, तो नोट्स पढ़ने से बेटर है बुक पढ़ लो, है ना। तो आपको डबल डबल चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेगी, नोट्स के बाद ही बुक पढ़नी पड़ेगी। जब नोट्स के बाद ही बुक पढ़नी है तो पहले ही बुक पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब बताइए। सर खुद से तो ये बिल्कुल ही समझ नहीं आती। हाँ बिल्कुल, जैसे कि अभी किसी ने मेरे को मैसेज किया था, जो शायद अपूर्वा ही थी, जिन्होंने बोला कि अगर बुक ही पढ़ाई जाएगी तो उसका तो लीव कर गया ना। तो बुक इतनी इजी है नहीं, अगर इतनी इजी होती ना तो मैं भी नहीं पढ़ाता, क्योंकि मेरे को तो मालूम है ना कितनी इजी है कितनी इजी नहीं है। यहाँ पे हर एक टर्म का मीनिंग निकलेगा, आप इसको याद भी नहीं कर पाओगे, रटने का तो सवाल ही नहीं उठता, इतने डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं। और ये मैं बता दूँ आपको, किसी के भी नोट उठा लो, किसी भी एक्स कोई भी कितना ही महान टीचर क्यों ना हो इंडिया का, उसने भी अपने नोट्स इसी बुक से बनाए हुए हैं। तो जब इसी बुक से नोट्स बन रहे हैं तो बेटर है पूरी बुक ही पढ़ ली जाए। और यूपीएससी के अंदर ऐसा तो है नहीं कि 5 पेजों के क्वेश्चन में से कुछ पूछ लिया जाएगा, वो तो कहीं से ही पूछ सकता है, ठीक है। जब कहीं से ही पूछा ही जाएगा और इसी बुक से पूछा जाएगा तो पूरी बुक ही पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेस्ट तो यही रहेगा, बाकी आप लोगों को जैसा लगे वैसे आप कर सकते हो, बट मेरे ओपिनियन में ये बेस्ट है कि आप ये बुक ही पढ़ लो, क्योंकि जब हमको मालूम है एक ही बुक से पढ़ने से काम चल जाएगा तो आप ढंग से पढ़ लो इस बुक को, ठीक है। बाकी और किसी बुक के लिए मैं नहीं बोलूँगा आपको कि ये पढ़ लो कोई काम चल जाएगा, लेकिन इसमें यही है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ो मत पढ़ो कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इसके लिए ये बुक ही चाहिए हमको। तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस रखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये आपको याद करने हैं, आज ही याद करने की कोशिश करिएगा, है ना। कल तक का टाइम है आपके पास, कल आपका ऑफ रहेगा, दैट्स वाई, क्योंकि ज़्यादा टाइम दोगे ना ये याद नहीं होंगे, और अभी हो गए तो हो गए, एक बार अगर आपने छोड़ दिया फिर याद ही नहीं होंगे आपको। और याद करना कैसे है, जैसे मैंने बोला आर्टिकल नंबर 15 में क्या है, तो आपको उस टाइम याद आना चाहिए कि आर्टिकल 15 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। 14 में क्या है, तो ऐसे सीक्वेंस आपको याद करने हैं, ठीक है। हालांकि हैं थोड़े ज़्यादा है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। आंसर में भी आपको जब लिखना होगा ना तो आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 27, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26, दिस इज द प्रोविज़न, तो वो सबको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और वहाँ पे नंबर लिखना जरूरी है। क्लियर? कोई डाउट किसी का, कुछ पूछना चाहते तो पूछिए। जी सर ऊपर आपने 352 360 एक बार हाँ बताया था वो ना। इमरजेंसी प्रोविजन है, वो अभी आगे आएंगे, वैसे तो मैंने बस बता दिया था वहाँ पे। इमरजेंसी प्रोविजन है 52 में होता है नेशनल इमरजेंसी, 56 में होता है स्टेट इमरजेंसी, और 360 में होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये बताया था मैंने। 52 में 352 में होता है नेशनल इमरजेंसी, 356 में होता है स्टेट इमरजेंसी, और 360 में होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या होता है अभी आगे आएगा। अभी तक हम लोग कहाँ पहुँचे हैं देखो बता देता हूँ मैं, हम लोग सारे आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, इस बुक में सारे आर्टिकल दिए गए हैं। अभी हम लोग पहुँचे हैं आर्टिकल नंबर 32 तक, ठीक है। ये 32 तक हम लोग ऐसा ही हर एक आर्टिकल का पढ़ेंगे। अभी हम लोग 32 तक पहुँचे हैं, तो हम लोग पहुँचेंगे 352 में भी पहुँचेंगे धीमे धीमे। अभी हम लोग 32 पर हैं, तो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए। डन? ये समझ में आया आप लोगों को? जी सर। ठीक है, तो नींद वगैरह तो नहीं आ रही किसी को? कोई सो तो नहीं गया बीच में? नहीं सर। नहीं सर आज ठीक है। बाकी देखो बोरिंग लगेगा, आपको इंटरेस्ट जगाना ही पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली हार्ड एग्जाम है। तो पढ़िए आप, इस बुक के अलावा जो भी चीज़ होगी वो आपको लिखवाएंगे नोट्स के फॉर्म में, लेकिन इस बुक को तो आप पढ़ ही लो ऐसे, है ना, यही अच्छा रहेगा। बाकी कोई कुछ इनपुट देना चाहे तो बताइए। ठीक रहेगा, आज थोड़ा सा लेट हुआ है बट आगे से मतलब हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा हमारा। 3 आवर्स की क्लास होने लग जाएगी प्रॉपर, तो कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, है ना। उसके लिए चिंता मत करिएगा आप लोग, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है करवाने की। ठीक है, आप लीव कर सकते हैं अब 1 by 1, मतलब जैसे भी। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सर।